लीजिए सुनिए रवीन्द्रनाथ टैगोर के लिखे उपन्यास चोखेर बाली के हिंदी अनुवाद आंख की किरकिरी का अंतिम और 54वां भाग मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। राजलक्ष्मी की मृत्यु के बाद यथारीत उनका श्राद्ध भी हो गया। एक दिन महेंद्र ने बिहारी से कहा, भाई बिहारी, मैं डॉक्टरी जानता हूं, तुमने जो काम शुरू किया है उसमें मुझे भी शामिल कर लो। चुन्नी जिस ढंग की गृहिणी हो गई है वो भी उसमें सहायता कर सकेगी, हम सब वहीं रहेंगे। बिहारी ने कहा, महेन भैया, तुम जरा अच्छी तरह विचार कर देख लो, ये काम क्या तुम्हें हमेशा अच्छा लगेगा? वैराग्य के आवेग में कोई भी स्थायी भार अपने ऊपर न ले बैठना। महेंद्र ने कहा, बिहारी तुम भी विचार देखो, मैंने अपना जीवन जैसा बना डाला है उसे अब आलस्यपूर्ण ढंग से नहीं भोगा जा सकता। कर्म के द्वारा उसे अगर आगे न बढ़ाया गया तो किसी दिन वो मुझे ही खींचकर अवसाद के गड्ढे में डाल देगा। तुम्हें अपने काम में मुझे स्थान देना ही होगा। अंत में यही बात तय हो गई। इधर अन्नपूर्णा के काशी जाने के दिन निकट आ रहे थे। अन्नपूर्णा और बिहारी शांत विषाद के साथ पहले की बातों की चर्चा कर रहे थे। इतने में विनोदनी दरवाजे के पास आकर बोली, चाची जी, मैं भी जरा आकर बैठ सकती हूं? अन्नपूर्णा ने कहा, हाँ हाँ, आओ बेटी, बैठो। विनोदनी के बैठने के बाद उससे दो चार बात करके अन्नपूर्णा बिछौना उठाने के बहाने बरंडे में चली गई। विनोदनी ने बिहारी से कहा, अब मेरे लिए तुम्हारा क्या आदेश है, बताओ। बिहारी ने कहा, भाभी तुम ही बताओ, अब तुम क्या करना चाहती हो? विनोदनी ने कहा, सुना है गरीबों के इलाज के लिए तुमने गंगा के किनारे कहीं बगीचा लिया है। मैं वहां तुम्हारा ही कोई काम करना चाहती हूं और कुछ ना हो तो रसोई तो बना ही सकती हूं। बिहारी ने कहा, भाभी मैंने बहुत सोच देखा है, नाना घटनाओं से हमारे जीवन जाल में अनेक उलझनें पड़ गई हैं। अब एकांत में बैठकर उन्हें सुलझाने के दिन आ गए हैं। पहले सब बातें हमें स्पष्ट कर लेनी पड़ेंगी। अब हृदय जो चाहता है उसे प्रश्रय देने का साहस नहीं होता। अब तक जो कुछ हुआ, जो कुछ सहा है, उसके संपूर्ण आवर्तन को, संपूर्ण आंदोलन को यदि शांत न किया गया तो जीवन की समाप्ति के लिए प्रस्तुत न हो सकूंगा। यदि हमारा संपूर्ण अतीत काल अनुकूल होता तो संसार में एकमात्र तुम्हारे ही द्वारा मेरा जीवन संपूर्ण हो सकता था। अब तुमसे मुझे वंचित होना ही पड़ेगा। अब सुख के लिए चेष्टा करना वृथा है। अब तो मुझे धीरे सुस्ते जीवन के टूटे फूटे अंशों को जोड़ने का काम करना होगा। इतने में अन्नपूर्णा आ गई। विनोदनी ने उनसे कहा, माँ, तुम्हें अपने चरणों में मुझे भी स्थान देना पड़ेगा। पापिन होने से तुम मुझे ठुकराना मत। अन्नपूर्णा ने कहा, चलो बेटी, तुम मेरे ही साथ चलो। अन्नपूर्णा और विनोदनी के काशी जाने के दिन किसी मौके से बिहारी विनोदनी से एकांत में मिला। उसने कहा, भाभी, तुम्हारी कोई निशानी मैं अपने पास रखना चाहता हूं। विनोदनी ने कहा, मेरे पास ऐसी कौन सी चीज है जिसे तुम निशानी के तौर पर अपने पास रख सकते हो? बिहारी ने लज्जा और संकोच के साथ कहा, अंग्रेजों में एक प्रथा है, वे अपने प्रियजनों के चिन्ह स्वरूप उनके थोड़े से केश अपने पास रख लेते हैं। यदि तुम। विनोदनी बोल उठी, छी छी, कैसी घृणा की बात है। मेरे केशों का तुम क्या करोगे? वो तो मृत वस्तु होगी। ऐसी अपवित्र चीज, मेरी ऐसी क्या निशानी होगी जिसे मैं तुम्हें दूं? मैं अभागिन हूं, तुम्हारे पास नहीं रह सकती। मैं ऐसी कोई चीज तुम्हें देना चाहती हूं जो मेरी तरफ से तुम्हारा काम करेगी। बताओ, तुम लोगे उसे? बिहारी ने कहा, हां, लूंगा। सुनते ही विनोदनी ने उसी क्षण अपने आंचल से 2000 रुपये के नोट खोलकर बिहारी के हाथ में दे दिए। बिहारी सुगंभीर आवेग के साथ स्थिर दृष्टि से विनोदनी के चेहरे की तरफ देखता रहा। फिर थोड़ी देर बाद बोला, मैं क्या तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकता? विनोदनी ने कहा, तुम्हारी निशानी मेरे पास है, वो मेरे अंग का भूषण है, उसे कभी कोई छीन ही नहीं सकता। मुझे अब और किसी भी चीज की जरूरत नहीं। इतना कहकर उसने अपनी कोहनी का वो निशान दिखा दिया जो एक दिन बिहारी के धक्के से सीढ़ी पर गिरकर कट जाने से बन गया था। बिहारी आश्चर्य से देखता रह गया। विनोदनी ने कहा, तुम्हें नहीं मालूम, ये तुम्हारे ही तिरस्कारपूर्ण आघात का चिन्ह है और ये तुम्हारे ही योग्य है। इसे अब तुम भी वापस नहीं ले सकते। मौसी का उपदेश होते हुए भी आशा विनोदनी के संबंध में अपने को निष्कंटक न कर सकी। दोनों ने मिलकर राजलक्ष्मी की एक साथ सेवा की है, पर आशा ने जब भी विनोदनी को देखा है तभी उसके हृदय को चोट पहुंची है। उसके मुंह से सहज स्वभाव से बात नहीं निकली और हंसने की चेष्टा ने तो और भी पीड़ा पहुंचाई है।
विनोदनी से साधारण सी कोई सेवा ग्रहण करने में भी उसका संपूर्ण चित्र विमुख होता रहा है। विनोदनी के हाथ का लगा पान बहुधा उसे शिष्टता के नाते ग्रहण करना पड़ा है, किंतु आड़ में जाकर उसने उसे फेंक दिया है। किंतु आज जब विदाई का समय आया, मौसी को इस घर से दूसरी बार जाते देख उसका हृदय जब आंसुओं से आर्द्र हो आया, तब फिर विनोदनी के प्रति भी उसके मन में करुणा उमड़ आई। जो हमेशा के लिए चला जा रहा हो, उसे क्षमा न कर सके, ऐसे कठोर मन बहुत कम ही होंगे। आशा समझती है कि विनोदनी महेंद्र से प्रेम करती है। भला महेंद्र को कौन नहीं चाहेगा? महेंद्र से प्रेम करना कैसा अनिवार्य है, आशा इस बात को अपने हृदय के भीतर से ही जानती है। अपने प्रेम की उस वेदना की अनुभूति से ही विनोदनी पर आज उसे अत्यंत दया आने लगी। विनोदनी महेंद्र को हमेशा के लिए छोड़कर जा रही है। ये एक ऐसा असह्य दुख है कि आशा बड़े से बड़े शत्रु के लिए भी इस दुख की कामना नहीं कर सकती। ये सब बातें सोचते सोचते आशा की आंखों में आंसू भर आए। किसी समय उसने जो विनोदनी से प्यार किया था, उस प्यार ने उसके हृदय का स्पर्श करके उसे द्रवित कर दिया। वो धीरे धीरे विनोदनी के पास जाकर अत्यंत करुणा के साथ, स्नेह के साथ, विषाद के साथ मृदु स्वर में बोली, बहन, तुम जा रही हो? विनोदनी ने आशा की ठोड़ी छूकर कहा, हाँ बहन, मेरे जाने का समय आ गया है। किसी दिन तुमने मुझसे प्यार किया था, अब सुख के दिनों में उस प्यार का कुछ अंश मेरे लिए भी रखना बहन, और सब भूल जाना। इतने में महेंद्र भी आ गया और विनोदनी को प्रणाम करके बोला, भाभी, मुझे क्षमा करना। उसकी आंखों से आंसू की 2 बूंदें ढलक पड़ी। विनोदनी ने कहा, तुम भी मुझे क्षमा करना लाला जी। भगवान तुम दोनों को चिरसुखी रखे। अभी आप सुन रहे थे रविन्द्रनाथ टैगोर के लिखे उपन्यास चोखेर बाली के हिंदी अनुवाद आंख की किरकिरी का अंतिम और 54वां भाग, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।